जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने दो डेमो देख रखा है ऑलरेडी। एक तो हमने इतिहास का डेमो देख रखा है, इतिहास का डेमो देख रखा है, साथ ही साथ हम भारत का भूगोल भूगोल इसके बारे में प्रॉपर हमने डेमो देख रखा है। ठीक है, ओके। हाँ, ये डेमो देख रखा है, साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, जो बार बार पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं। अब एक्चुअली होता क्या है ना, देखिए, हमको लगता है कि क्वेश्चन कम रिपीट होते हैं क्योंकि हम किसी पार्टिकुलर एक एग्जाम को जब हम टारगेट करते हैं तो उसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर सेट देखते हैं या प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न आए हुए हैं उसको देखते हैं। जबकि अगर अलग अलग बहुत सारे अगर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को देखा जाए तो उसमें एक सामान्य सा पैटर्न पाया जाता है कि उसमें कुछ लिमिटेड फैक्ट हैं, लिमिटेड जो है कि चीजें हैं जो बार बार अलग अलग जो है कि एग्जाम में घुमा घुमा करके वही सारी चीजें पूछी जाती है। इसीलिए मैं जब यहाँ पे क्लास कराता हूँ तो इसमें पहले बार मैं आपको नेचर बता देता हूं कि ये बिल्कुल वन लाइनर टाइप का है, कॉन्सेप्चुअल ये क्लास नहीं है। इसका टारगेट जो है कि सिर्फ वो लोग हैं जो एग्जाम के लिए सीरियस हैं। जो लोग सीरियस नहीं है उनके लिए ये हंसी मजाक वाला क्लास नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। इसमें लाइन टू लाइन, फैक्ट टू फैक्ट बिल्कुल बात होती है, जो सीधे सीधे या तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है या पूछा गया है, सिर्फ उसकी हम सीधे सीधे बात करते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है ना। इससे पहले ये क्लास मैंने जो है कि सारी चीजें बता रखी है कि ये जो क्लास चल रही है, टेट जो है कि यूपी टेट हो, सी टेट हो, बिहार टेट हो, झारखंड टेट हो, राजस्थान टेट हो, कोई भी टेट हो, सारे टेट के लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी है, एसएसटी के लिए। साथ ही साथ ऑल जितने भी गवर्नमेंट वनडे एग्जाम्स हैं उसके लिए जो है कि जहां भी जीएस का पोर्शन, जीके जीएस या स्टैटिक जीएस पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और इतने से ही आपका काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको बुक वगैरह या बहुत जगह इधर उधर आपको जाना नहीं पड़ेगा। बस आपको करना क्या है, बार बार इसी को जो है कि लेक्चर को एक दो बार जो है कि देख लीजिए। अगर हो सके तो आप जो है कि क्या कहते हैं कि नोट्स बना लीजिए। अगर नोट्स नहीं बना पाते हैं तो भी आपको YouTube चैनल पे ये क्लास टुडे के जो है कि YouTube चैनल पे अवेलेबल रहेगा। आप कभी भी देख सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार चाहें आप इसको लेक्चर को देख सकते हैं। इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमें भी थोड़ा सा जो है कि प्रोत्साहन मिले। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो यूपी में हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का जो है कि आपका एक एग्जाम आया हुआ है जो अक्टूबर में होना है, इसमें भी जो जीएस वाला पोर्शन है ये भी यहाँ पे कवर करता है। ये सारी चीजें डिटेल में मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो आज की जो क्लास में हमें स्टार्ट करना है भारत का संवैधानिक इतिहास, यानी कि संविधान भारत का कैसे कैसे बना, उसमें जो है कि कौन कौन से, देखिए अब होता क्या है ना, जब अंग्रेज जो है कि पूरे भारत पे शासन स्थापित करते हैं तो दो तरह के अधिनियम या एक्ट लेके आते हैं, है ना। दो तरह के अधिनियम या एक्ट लेके आते हैं। एक तो आपका 1857 की क्रांति के बाद और क्रांति से पहले, तो यहां पे कंपनी के द्वारा जो है कि एक्ट और अधिनियम लेके आया जाता है, जबकि यहां पे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा महारानी के द्वारा जो है कि लेके आया जाता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो बहुत सारे आपके एक्ट और अधिनियम लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं जो है कि हमारे संविधान को बेस देता है, बेस। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट निकल के आता है 1935 का जो है कि एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935, है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? कारण ये है कि इसका लगभग आपका 80% चीजें जो है कि यहां पे हूबहू कॉपी कर ली गई, है ना।
हूबहू यहाँ से एज इट इज सेम टू सेम चीजें कॉपी कर ली गई है। और भी बहुत सारी चीजें ली गई हैं अलग अलग संविधान से। देखिए विश्व के अलग अलग संविधान, जब हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि विश्व के अलग अलग संविधान को हमारे जो है कि संविधान के जो भी निर्माता थे संविधान सभा में बैठे हुए, उन्होंने उसका स्टडी किया, अध्ययन किया, और वहां से जो बेस्ट चीजें हो सकती थी हमारे लिए, उन्होंने वहां से इंपोर्ट किया और यहाँ पे यानी कि लाया और यहाँ पे मेंशन किया। लेकिन ज्यादातर पार्ट जो है कि 1935 के अधिनियम से कॉपी किया गया है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि हमारा संविधान मुख्य रूप से किसकी कॉपी है, तो 1935 का अधिनियम जो भारत शासन अधिनियम है उसी की कॉपी है। ये सारी चीजें आती है, तो उन सारे अधिनियम को देखा जाएगा, साथ ही साथ उस अधिनियम में क्या क्या बातें की गई हैं जिस पे प्रश्न पूछता है ना। देखिए बातें करने की बात करें तो जितने अधिनियम आए हैं उसमें बहुत सारी अधिनियम आया है, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि एक पेज का जो है कि लेटर भेज दिया है ना, ऐसा नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं कि लेटर पैड पे 2 पेज पे लिख के भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अधिनियम आया तो प्रॉपर वो बुकलेट फॉर्म में है, तो होने को तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उससे हमको लेना देना नहीं है। लेना देना इससे है कि उनमें कौन कौन सी चीजें पूछी गई हैं या पूछी जाती हैं या पूछे जाने की संभावना है। सिर्फ हम उन लाइनों की बात करेंगे, उससे ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करें। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहले यही हमें देखने को मिलता है ना। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न जो है कि छोटे छोटे एग्जाम्स जैसे ग्रुप डी हो गया, रेलवे जो है कि रेलवे के एग्जाम हो गए, छोटे छोटे एग्जाम हो गए, टेट वगैरह हो गया, सीटेट हो गया, या फिर जो है कि क्या बोलते हैं कि आपके बीएड वगैरह का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, या और छोटे एग्जाम में चले जाइए सीयूटी वगैरह में जो है ना, जो पूछे जाते हैं जीएस टाइप के प्रश्न, इसमें इस लेवल के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे जाएंगे तो सिर्फ बड़े प्रश्न जो है, जैसे जैसे आपका एग्जाम का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रश्नों का स्तर भी जो है कि बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था कंपनी पर नियंत्रण करना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपनी पे क्या करना? नियंत्रण करना। हालांकि इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है, तो उसमें भी सेम चीजें देखने को मिलता है, आगे आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहां पे कंपनी के नियंत्रण की बात नहीं होती है, वहां पे कंपनी पर नियंत्रण को और मजबूत करने या बढ़ाने की बात होती है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। 1773 के एक्ट में के तहत पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल याद रखिएगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बहुत फेमस प्रश्न है, पूछता है किस अधिनियम के तहत। अब यहां पे 2 प्रश्न है, 2 प्रश्न है। सामान्य सा जो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, यहाँ पे पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 1773 के तहत पहला गवर्नर जनरल कौन? भारत का नहीं, जो है कि ओवरऑल मतलब गवर्नर जनरल की बात करें, अभी तो कंपनी का होगा, तो वॉरेन हेस्टिंग था। किस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र में विधायिका बनी थी? तो 1773 के तहत जो है केंद्र में विधायिका का निर्माण हो गया था। किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी? तो सेम इसी जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट में ही कोलकाता में जो है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। ठीक है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे बनता है, एक जो है कि चीफ न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हो जाती है। ये थोड़ा सा डीप हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में पारित हुआ था। स्पेस का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता था। कब का? तो 1784 का। अब ये अलग अलग तरीके से देखिए, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछने का तरीका है ये। जी हाँ, जितनी मैंने कंटेंट बनाया है ये सारा वो फैक्ट है जो सीधे सीधे आपको या तो किसी एग्जाम में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाना, है ना। किसका? ब्रिटिश सरकार का कंपनी पे नियंत्रण बढ़ाना।
अब ये देखिए, ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है, और 2 बार पूछा गया है तो दोनों में जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा थोड़ा जो है कि चेंज है। कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाना किसका? ब्रिटिश सरकार का। अब यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे सीधे यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में कि ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नहीं, आगे। चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो कंपनी का एकाधिकार समाप्त करना। कंपनी का एकाधिकार क्या करना? समाप्त करना। अब हो क्या गया था कि इससे पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सबसे ज्यादा पावरफुल थी, है ना, पावरफुल थी। तो चाइना वगैरह से चाय का जो है कि आपका निर्यात होता था, चीन से व्यापार होता था, और भी कुछ चीजों का, जो मसालों का व्यापार होता था। कई चीजों में कंपनी का एकाधिकार था। यूरोप के लोगों ने कहा कि भैया ये एकाधिकार को क्या करो, समाप्त करो, ताकि और लोगों को चांस मिले। तो यही काम यहाँ पे किया जाता है कि कंपनी के एकाधिकार को क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से चीन के साथ चाय का व्यापार शामिल था। इसके साथ साथ ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो चार्टर एक्ट अधिनियम 1813। अब यहां पे देखिए, यूरोपीय लोग आ गए, वो किस रिलीजियन को फॉलो करते हैं? तो ईसाई रिलीजियन को फॉलो करते हैं। उनका फेथ क्या? ईसाई है। तो अब कहीं ना कहीं जब ट्रेड चालू हो गया, सारी चीजें यहां पे जो है कि एक तरीके से प्रभुत्व में आ गए, लोग पावर में आ गए, है ना, प्रभुत्व जमा लिए, अपना पैर जमा लिए। तब इन्होंने अपना जो है कि दूसरा स्टांस जो है रखा कि हम क्या करें, हम भारत के लोगों को कल्चरली, सांस्कृतिक रूप पे प्रभाव डालें, ताकि हमें जोर जबरदस्ती या पावर इनको दिखाना न पड़े। देखिए, अब जबरदस्ती किसी को अपना गुलाम बनाना अलग चीज है, उसको मारना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, है ना, उसको डराना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा, अपने नैतिकता के खिलाफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को मानसिक रूप से गुलाम बना लिए, तो मानसिक रूप से जब गुलाम बना लिए तो इतनी समस्या यहां पे नहीं आएगी। ठीक है, तो यहीं पे जो है कि ये ईसाई मिशनरियों को यहां पे परमिशन दी गई, ताकि आप जो यूरोपीय कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारतीय लोगों पे पड़े, जिससे मानसिकता में बदलाव आए और भारतीय और यूरोपीय लोगों में जो प्रशासनिक कार्य उसमें टकराव की स्थिति कम हो सके। इस उद्देश्य से ये जो है कि काम किया गया था। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ठीक है, अब यहां पे क्या किया गया? तो जो मैंने आपको यहां पे बता रहा था कि यहां पे जब व्यापार की बात आई, तो यहां पे चीन के साथ और चाय को, व्यापार को छोड़ करके बाकी सारा एकाधिकार क्या किया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। नेक्स्ट, किस अधिनियम में भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना? तो चार्टर एक्ट 1833। 1833 के जो है कि चार्टर एक्ट के द्वारा यहां पे जो प्रशासनिक कार्य था उसमें कुछ भारतीयों की पार्टिसिपेशन सुनिश्चित की गई थी। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया? इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था। और 1833 के चार्टर एक्ट के बाद, 1833 के चार्टर एक्ट के बाद यहां पे होता क्या है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है। इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स था, पहला था। इसके बाद जो है कि ओवरऑल इंडिया का गवर्नर जनरल होने लगेगा। भारत में पहली बार विधि निर्माण की शक्ति केंद्रित की गई चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, है ना। गवर्नर जनरल को ओवरऑल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और यहाँ पे विधि निर्माण का कार्य, कानून निर्माण का कार्य उसके हाथ में दे दिया गया, उसके पास वीटो पावर दे दिया गया, है ना। उसके अंदर जो एक परिषद होगी वो कार्य करेगी, नियम कानून बनाएगी। लेकिन अगर गवर्नर जनरल को लगता है कि नहीं ये जो कानून बन रहा है वो कंपनी के हित में नहीं है, तो कंपनी के हित में नहीं है तो वीटो कर सकता है। तो ये सारी यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकल के आती है। चार्टर एक्ट 1833 की प्रमुख विशेषता क्या थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति प्रमुख विशेषता थी। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति
किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? यहीं पे किया गया था, इसी के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा यहाँ पे किया जाने लगा था। परिषद में जो है कि विधि निर्माण जो होता था परिषद द्वारा किया जाता था, और यहाँ पे जो है कि 1833 के द्वारा यहाँ पे विधि का एक जो है कि रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे शामिल कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1853 का मुख्य प्रावधान क्या था? सिविल सेवा। सिविल सेवा की बात यहाँ पे की गई थी, है ना। एक चीज याद रखिए, एक चीज और याद रखिएगा, थोड़ा सा एक चीज और याद रखिएगा, यहीं पे जो ये चार्टर एक्ट आया था ना, 1853 का चार्टर एक्ट आया था, यहीं पे जो प्रावधान किया गया था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, या कह लीजिए कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा या कंपनी के द्वारा जो भी प्रावधान किया गया था, उसमें एक झलक मिलती थी जिसमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर दिया गया था, मेंशन कर दिया गया था कि अब कभी भी भारत में ब्रिटिश कंपनी का साम्राज्य समाप्त करके पूरी बागडोर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में लिया जा सकता है। यहां पे जो है कि ये क्लियर हो गया था, ठीक है। अब सिर्फ एक क्राउन को या वहां के सरकार को सिर्फ एक बहाना चाहिए था, जो 1857 की क्रांति ने जो बहाना दे दिया, और बहाना देने के बाद जस्ट इसके बाद देखते हैं तो 1858 का अधिनियम आता है, और उसके बाद पूरा का पूरा शासन कंपनी के हाथ से निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? अब ये सेम चीजें आ गई, अभी मैंने बता रखा था, है ना। यहीं पे सेम चीजें मैंने कोशिश की है कि क्रोनोलॉजी जो घटित हुई घटनाएं हैं उसकी क्रोनोलॉजी प्रॉपर लगभग मेंटेन रहे, लेकिन फिर भी बहुत जगह जो है कि ऑर्डर सही नहीं है, बट ठीक है, धीरे धीरे जो है कि काम होता रहेगा, वो ऑर्डर सही होता रहेगा, है ना। तो 1800 जो आपका 53 है, वहीं पे जो अधिनियम आता है उसी में ये कहीं ना कहीं क्लियर कट इंडिकेशन होता है। चूंकि हुआ क्या, जैसे मान लीजिए आज जो है कि अनिल अंबानी है ना, जियो कंपनी है, मान लीजिए जियो कंपनी जो है कि अफ्रीका में जाती है, वहां पे कि हम जो है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री है, हम वहां पे जो है कि अब टेली सर्विसेज जो है कि वहां पे प्रोवाइड करेंगे, और वहां पे जाए और पता चले कि अफ्रीका के एक बड़े हिस्से पे कब्जा कर ले, तो भारत सरकार देखेगी ना कि भाई तुम तो ये सब क्या कर रहे हो, भारत को बदनाम कर रहे हो, कंपनी हो, तुम्हारा काम व्यापार करना है, व्यापार करो, तुम अफ्रीका में जाके क्या कर रहे हो, वहां के लोगों पे जो है कि अपना प्रभुत्व जमा रहे हो, वहां पे अधिकार कर रहे हो, वहां पे कब्जा कर ले रहे हो, वहां पे जो है कि रूल रेगुलेशन देखना, प्रशासनिक कार्य देखना, प्रशासन करना, यह तो सरकार का काम है, राजा का काम है, तुम्हारा काम थोड़ी है। सेम वही चीज जो है कि ब्रिटिश की सरकार देख रही थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत इतना बड़ा भूभाग है, इतना बड़ा देश है, उस पे जो है कि कब्जा कर रखा है, और कब्जा कर रखा है, तो उन्होंने बोला कि भैया ये जो है कि सही नहीं है, तो यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया, और जैसे ही 1857 की क्रांति आती है, 1858 में ब्रिटिश क्राउन जो है कि कंपनी के हाथ से पूरा बागडोर अपने हाथ में ले लेती है। ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा एक्ट आया? 1858 आया था, ठीक है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का उद्देश्य क्या था? भारतीयों को शामिल करना, प्रशासन में भारतीयों को यहां पे शामिल करना। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति? देखो अब यहां पे देखते हैं ना कि ठीक है, 1892 का जो है कि अधिनियम आता है, भारत परिषद अधिनियम आता है, यहाँ पे भारतीयों को जो है कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं कि आप जो है कि जो परिषद है वहाँ पे जो है कि 2 लोग जो है कि मनोनीत हो सकते हैं, वहाँ पे अपनी समस्या रख सकते हैं, अपनी बात रह सकते हैं, अगर वहाँ पे कोई मुद्दा चल रहा है तो उस पर बहस कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आपके देश के लिए बजट आता है तो बजट पे भी बहस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं था, वोटिंग करने का अधिकार नहीं था भारतीयों के पास। आप अपनी बात रख सकते हो, बहस कर सकते हो, वोट नहीं दे सकते, ठीक है। ये एक जो है कि यहाँ पे अपवाद था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का मुख्य प्रावधान भागीदारी बढ़ाना था, भारतीयों का भागीदारी सुनिश्चित करना था, बढ़ाने के बजाय भागीदारी सुनिश्चित करना, ये था।
भारत में द्वैत शासन अधिनियम जो है कि द्वैत शासन अधिनियम ड्यूल गवर्नमेंट किस अधिनियम से शुरू हुआ था? तो ये 1919 से शुरू हुआ था, है ना। लेकिन 1919 से प्रांत लेवल पर हुआ था, प्रांत लेवल पे, केंद्रीय लेवल पे नहीं हुआ था। दो स्तर पे देख, इसका सबसे पहले एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है बंगाल में। बंगाल में जब जो है कि बंगाल के नवाब को हरा दिया जाता है ना, और वहां के नवाब को कठपुतली शासक बना करके बिठा दिया जाता है गद्दी पर, तो वहीं पर जो है कि क्या का आगे आएगा, वो भी आएगा आगे आगे, हाँ कहीं ना कहीं आएगा। तो वहां की जो है कि बहुत सारी जो प्रशासनिक कार्य हैं, है ना, प्रशासनिक कार्य है, प्रशासन करने का काम राजा को दे दिया, टैक्स वसूलने का काम पुलिस का काम, और जो कुछ काम था वो जो है कि जो कंपनी थी अपने हाथ में ले ली। तो यहीं पे एक प्रोटोटाइप हमें देख दिया जो है कि देखने को मिल जाता है ना, डायरकी का। भारत में द्वैत शासन किस स्तर पे लागू था? प्रांत लेवल पे। किस लेवल पे? सबसे पहले किस लेवल पे लागू हुआ? प्रांत लेवल पे 1919 में लागू हुआ था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है। 1858 के अधिनियम के बाद भारत का शासन किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। ये छोटे छोटे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909 को। 1909 एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था? तो यहां पे पृथक निर्वाचन मंडल की बात कर दी गई थी। किसकी बात की गई थी? पृथक निर्वाचन मंडल, है ना, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन। यही वो टाइम है, यही वो टाइम है जहां पे फूट डालो और राज करो की नीति, राज करो की नीति अंग्रेजों की खुल के सामने आने लगती है। भारत में दो जो है कि समुदाय वर्ग विशेष के लोग जो है कि मेजॉरिटी में थे, एक तो मुस्लिम कम्युनिटी, दूसरा जो है कि हिंदू कम्युनिटी, और दोनों को इन्होंने सेपरेट करके लड़ाने का काम यहीं से शुरू कर दिया। आज जो है कि भारत में सांप्रदायिक घटनाएं होती है, तनाव की स्थिति बन जाती है। पाकिस्तान बार बार ट्राई, अब उस समय जो ब्रिटिश ने ट्राई किया था ना, वही आज पाकिस्तान ट्राई करता है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का चेला है, वेस्टर्न कंट्री का जो है कि क्या वो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हीं के जो है कि गोले में जाके शामिल है। देख लो, अमेरिका के पक्ष में, ब्रिटेन के पक्ष में शामिल है, वो लोग उस साइड में खड़ा रहता है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है आज भी, है ना। तो जो उस समय ब्रिटिशर्स करके गए भारत में, वही चीज ट्राई करता है आज पाकिस्तान भारत में, कि कम्युनल जो है कि हार्मनी है, जो आपकी सांप्रदायिक तनाव है वो बढ़ जाए और भारत की स्थिति खराब हो जाए, है ना। और इन्होंने खराब करने की जो बीज बोया था, इन्होंने बोया था किसके द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। यहीं से सारी चीजें शुरुआत होती है। ये कई बार इतिहास में मेंस का प्रश्न बन जाता है, तो यहीं से जो है कि ये चीजें स्टार्ट होती है लिखना, है ना। चलिए आगे, उधर नहीं जाते। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लगाई गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ठीक है। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा निर्वाचित सदस्यों को कुछ चांस दिया गया था। भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष में? 2 वर्ष में किया गया था, 1926 में, 1945 में, 2 बार निर्वाचन किया गया था, है ना, इस अधिनियम के आधार पर। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका में अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? तो अंतिम निर्वाचन देखा जाए ना, तो देखिए 2 वर्ष किया गया था, तो अंतिम निर्वाचन कब किया गया था? 1945 में किया गया था। इससे पहला निर्वाचन कब? देखिए, जब अंतिम पूछा है तो पहला भी पूछ सकता है। पहला निर्वाचन कब हुआ है? 1926 में। 2 ही निर्वाचन हुए हैं, 1926 और 1945। ठीक है। चलिए, 1919 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है।
किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अब हुआ क्या, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी है, थोड़ा सा मैं एक लाइन बता देता हूं, ज्यादा नहीं। जो इसी टाइम जो है कि मुस्लिम लीग का जन्म हुआ था, इसी टाइम जो है कि मुस्लिम लीग का जन्म हुआ था। मुस्लिम लीग जो है कि चूंकि ब्रिटिशर्स के प्रोत्साहन पे जो है कि ये बनी थी, और यहीं पे जो है कि वह जो जिन्ना साहब हैं वो अपना जो है कि प्रपोजल लेके आते हैं ब्रिटिशर्स के पास और कहते हैं कि हमें पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, हमें जो है कि एक आरक्षण चाहिए। यहाँ पे 2-3 बातें कही जाती है और उसी चीज को ब्रिटिशर्स मान लेते हैं और उसी चीज को आपको भारत शासन अधिनियम 1919 में शामिल कर दिया जाता है सुधार में, और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों को प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। देखिए एक टाइम आया जैसे सिविल सर्विस में जो है कि भर्ती किया गया, तो उन्होंने जो है कि प्रावधान बनाया कि भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो जब भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा बात आ गई, तो एक टाइम आया कि इसमें भारतीय बहुत धड़ल्ले से भर्ती होने लगे, तो फिर उन्होंने एज कम कर दी, जो 21 साल थी वो 18 साल कर दिया, तो और एज क्या कम कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी 1941 आते आते स्थिति ये हो गई कि जब सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन होता था, कंबाइंड एग्जाम होता था जिसमें यूरोपीय भी शामिल होते थे, भारतीय भी शामिल होते थे, तो इस सर्विस में जो भारतीय हैं, भारतीयों की प्रतिशत संख्या यूरोपियों की तुलना में अधिक होने लगी। वही बात यहां पे पूछा जा रहा है 1941 तक आते आते। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1919 एक्ट की मुख्य विशेषता क्या थी? द्वैत शासन, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन यहां पे बात की गई थी। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन डायरकी का सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 वर्गों में बांटना। अब ये थोड़ा सा अगर समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैंने आपको एक चीज बता दिया था कि जैसे बंगाल के नवाब को हराया गया, तो बंगाल के नवाब को हराने के बाद जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने क्या किया, जो राजा का काम था, राजा को पूरी पावर न देकर के डमी एक जो है कि राजा बिठाया अपने पसंद का गद्दी पे, और उन्होंने उसके पावर को सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। उसे सिर्फ प्रशासनिक कार्य दे दिया, कर वसूलने का कार्य अपने पास रखा, पुलिस प्रशासन अपने पास रखा, पुलिस का जो है कि पुलिस की जो टोली थी अपने साथ रख लिया, और जो आपका प्रशासनिक कार्य था अपने पास रख लिया। तो राजा क्या बन गया? डम्मी, कोई उसके मतलब ही नहीं है। सेम वैसे ही जो है कि ये जो है कि द्वैत शासन का प्रोटोटाइप है। इसी प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि कामों को बंटवारा कर दी 2 भागों में प्रांत स्तर पे, इसी को कहा जाता है द्वैत शासन, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित रिजर्व विषयों के अंतर्गत आते थे। अब देखिए यहाँ पे जो है कि यही बात आ गई ना, जब वहां पे क्या बोलते हैं कि जब बंगाल में एक तरीके से प्रोटोटाइप जो है कि द्वैत शासन लागू हुआ, तो वहां पे न्याय प्रशासन किसके पास था? अंग्रेजों के पास था। भू राजस्व यानी कर वसूली किसके पास था? अंग्रेजों के पास था। और पुलिस प्रशासन अंग्रेजों के पास था। राजा के पास क्या था? बस हम राजा हैं, प्रशासन कर रहे हैं, बस यही था, और कुछ नहीं था। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। किसके? तो आंतरिक या हस्तांतरित जो है कि विषय 2 भागों में बांट दिए गए थे। ठीक है। अब थोड़ा सा जो है कि मैं आपको कोर्स के बारे में बता दूं। अभी जो है कि हमारे क्लास टुडे के चैनल पे देखेंगे तो इस एकेडमी के द्वारा आपको बच्चों को भविष्य संवारने के लिए गाइडेंस के साथ साथ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आप देखेंगे। तो क्लास 8 से जो है कि आपको बच्चों को ट्यूशन वगैरह, स्कूलिंग वगैरह सारी चीज़ें जितनी भी एकेडमिक एजुकेशन है उसकी प्रॉपर व्यवस्था है।
इसके अलावा देखें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी BHU हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो CEUET होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें जो एग्जाम होता है उसके लिए भी प्रिपरेशन कराया जाता है। साथ ही साथ CTET के अलावा, टेट के अलावा जितने भी टेट के साथ साथ या समकक्ष जितने एग्जाम है सबके लिए ये क्लास क्या है, सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको ये संस्था द्वारा जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप जो है कि हमारी संस्था से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो प्ले स्टोर से क्लास टुडे ऐप जो है कि वहां से इंस्टॉल करेंगे तो वहां पे बहुत सारी जानकारी आपको ऑलरेडी कांटेक्ट का डिटेल के साथ साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा देखा जाए तो अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9142414118 और 42, एक तो नंबर ये है और दूसरा नंबर है 9560926652। इस पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं या इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो 1919 के अधिनियम द्वारा ही 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी प्रशासन के लिए। भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? संघीय ढांचा, यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर दी गई थी। भारत की फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बात कर दी गई थी। ठीक है, चलिए, फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई थी। किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वर्मा को जो है कि अलग कर दिया। अब देखो, जो ब्रिटिशर्स हैं 2-3 काम बहुत खतरनाक किए। एक तो वर्मा को जो है कि अलग कर दिया, अलग देश बन गया, नहीं तो फिर वो भी भारत में होता। और जब जो है कि आजादी मिली, जब ये लोग भारत छोड़ के जाने लगे तो भारत की जो फोर्स है 2/3 फोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और 1/3 जो फोर्स बची, जो सेना बची, उसमें भी डिवीजन हो गया, भारत और पाकिस्तान और छोटी हो। यानी जाने से पहले भरपूर कोशिश किया गया कि भारत को जितना हो सके पंगु बनाया जा सके, कमजोर बनाया जा सके, ये पूरा काम यहाँ पे किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, ये बात हो गई। हाँ, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे लगभग 80% की चीजें सेम टू सेम कॉपी कर ली गई है, कट पेस्ट कर लिया गया है ना। चलिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो 1835 का भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहां पे हमें देखने को मिलती है? भारत शासन अधिनियम 1935, यहीं से इसको भी कट पेस्ट किया गया। भारत में संघीय व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? तो 1935 के। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935, फेडरल स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली, भारत एक क्या होगा? संघ होगा। फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ पे बात कर दी गई थी। बार बार इस चीज को मैं बता रहा हूं कि मतलब ये हो गया, यहाँ पे वो कोर चीजें हैं, इसको छोड़ करके आगे आप नहीं बढ़ सकते। ठीक है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से शुरू हुई? तो प्रांतीय स्वायत्तता भी आज आपका 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा शुरू की गई थी। किस अधिनियम ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की? सेम चीजें हैं, थोड़ा सा अलग अलग पूछा गया है, डबल आ गया है यहाँ पे। 1935 के अधिनियम में
कितनी सूचियां थी? 3 सूचियां थी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? तो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। सेम चीजें यहाँ पे है। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत में ब्रिटिश सरकार, सेम चीजें हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर है ना। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ की अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? तो गवर्नर जनरल के पास। देखिए आज अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? आज अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास है, केंद्र सरकार के पास है। और उस समय जो है कि किसके पास थी? तो गवर्नर के पास थी। ठीक है, चलिए आगे। स्पेस में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान किया गया। तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो है कि महिला आरक्षण जो है कि दे दिया गया था। हालांकि ज्यादा सीट नहीं दिया गया था, लेकिन हाँ नाम मात्र के लिए दे दिया गया था। प्रश्न पूछता है, और प्रश्न पूछता है तो हमको भी जानना पड़ता है। किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 37 में, 1 अक्टूबर 1937 में स्थापित हो गया। ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं, किसके द्वारा किया जाता है? तो 1935 के द्वारा। कब स्थापित हुआ था? 1937 में। कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण व अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान। यहाँ पे देखिए, जो आपका 1935 का जो अधिनियम आया था, इसमें भारत में लिखित संविधान का कोई प्रोविजन नहीं था कि भारत के लोग जो है कि एक संविधान सभा बनेगी और वो संविधान सभा भारत में एक संविधान बनाएगा, ऐसा यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं था। कैबिनेट मिशन की योजना कब आई थी? 1946 में आई थी। और जब ये आई थी, इसके बाद जो है कि संविधान सभा का गठन हुआ था, है ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 1947 में। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट योजना के तहत, जो आपका 1946 में आई थी, इसके द्वारा। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद अस्थाई थे, अस्थाई थे, जबकि सच्चिदानंद सिंह जो है कि अस्थाई थे। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का अध्यक्ष, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने जो है कि प्रस्तुत किया था? 1946 में नेहरू, पंडित नेहरू ने किया था। भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव जो आया था, अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि भारतीयों को अपने बारे में नियम कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए और उन्हें उनके द्वारा एक कानून की किताब या कह लीजिए कि संविधान का निर्माण होना चाहिए। इससे पहले तो ये भंगस मारते थे, बोलते थे बड़ी बड़ी बातें, तुमको क्या पता है, तुम कहाँ पढ़े लिखे हो, जंगली आदमी, सपेरों का देश, है ना, तुम जो है तुमको पता ही नहीं है कुछ, कैसे तुम नियम कानून बनाओगे, कैसे शासन प्रशासन करोगे, तुमको हम सिखा रहे हैं, तमाम सारी बातें यहाँ पे होती थी। चलिए आगे चलते हैं। स्पेस यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसमें 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। चलिए, संविधान
कब अपनाया गया था? तो संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान बन के तैयार होता है और इसी दिन तत्काल प्रभाव से कुछ जो मुख्य रूप से नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान थे वो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर ये पूछे कि कब अपनाया गया था, है ना, कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। लागू आंशिक रूप से हुआ था, है ना, लागू आंशिक रूप से हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था पूर्ण रूप से? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। ठीक है, आगे संघीय प्रणाली किससे ली गई है? कनाडा से ली गई है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। संसदीय व्यवस्था या मंत्री परिषदीय व्यवस्था या कैबिनेट व्यवस्था किसके द्वारा लिया गया है? तो यूके के द्वारा लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान या उपबंध कहां से लिया गया है? जर्मनी के द्वारा लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड से लिया गया है। संविधान का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट है। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो लगभग जो है कि 97 है। ये मेरे को लग रहा है कि अपडेट में थोड़ा सा नहीं किया हूं, एक बार अपडेट करना पड़ेगा। समवर्ती सूची में कितने हैं? 92 हैं। राज्य सूची में कितने हैं? 66 है। एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं चेक करके बता दूंगा थोड़ा सा, है ना। नागरिकता प्रावधान किसमें है? तो भाग 2 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। नीति के निर्देशक तत्व तो भाग 4 में है ना। मूल कर्तव्य किसमें है? भाग 4A में है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में हो गया था। 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान किसे बोला जाता है? 42वां संविधान संशोधन को बोला जाता है। 44वां संविधान संशोधन आपातकाल संशोधन यहां पे हुआ था। भारत गणराज्य कब बना? 1950 में। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया तो गणराज्य बन गया। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 1947 को। राष्ट्रीय गान 1950 को। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 को। इसी तरीके से यह सारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं मास्टर फाउंडेशन कोर्स की। मास्टर फाउंडेशन कोर्स ये तो थोड़ा जो है कि वन लाइनर टाइप का एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्लास मैं आपके लिए चला रहा हूं। लेकिन अगर आप हमारा मास्टर फाउंडेशन क्लास ज्वाइन करते हैं जो जीके जीएस मैथ रीजनिंग के लिए प्रॉपर है, यहाँ पे हिंदी भी है, हिंदी भी है, इसके अलावा देखेंगे तो आपका सीडीपी भी है ना। इसके लिए अगर आप मास्टर क्लास जो है कि फाउंडेशन का क्लास जो है कि ज्वाइन करते हैं तो वो मैनुअली होगा। मैनुअली यानी कि बोर्ड पे लिख करके डिटेल में, बिल्कुल जैसे आपको इंटरटेन करते हुए क्लास पसंद है कि हंसाते हुए हंसी मजाक करते हुए थोड़ा सा, तो उस तरीके का जो है कि इंटरटेनमेंट क्लास जो है कि आपका मास्टर फाउंडेशन क्लास जो है कि है आराम से जो है कि चलेगा। लेकिन हाँ, अब इसमें यह है कि ये टाइम टेकिंग है ना, ये टाइम टेकिंग है। तो इसके लिए जो है कि आप संस्था से कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल करके इंक्वायरी कीजिए और फटाफट एडमिशन ले लीजिए। इसमें सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। टीचर एसएससी ऑल वन डे एग्जाम्स के लिए, स्टेट वगैरह के लिए, जितनी भी चीजें हैं सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब यहां से जो हम देखते हैं तो यहां से हमारा कंटेंट वाला जो सेक्शन था, है ना, जो कंटेंट वाला सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहां से फटाफट हम देख, लगभग 60 के आसपास प्रश्न है। 60 के आसपास प्रश्न हैं जो बार बार आपसे रिपीट करके पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, तो उनको जो है फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला फर्स्ट, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी, इसीलिए जब मैं आपको कराता हूं ना तो यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीजें डिटेल में रहता है। यूपी टेट 2017, 21, एसएससी 2022, बार बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया है। ऐसे ही प्रश्नों को हम सेलेक्ट करें जो बार बार रिपीट हो आपसे। ठीक है, चलिए, पिट्स इंडिया एक्ट मुख्य उद्देश्य, पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार बढ़ाना, कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाना और शिक्षा सुधार, कर प्रणाली। तो मैंने बताया था कि पिट्स इंडिया एक्ट का, देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट था तो कंपनी पर नियंत्रण करना उद्देश्य था। पिट्स इंडिया एक्ट का क्या उद्देश्य था? नियंत्रण को मजबूत करना, नियंत्रण को बढ़ाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट
1833 की मुख्य विशेषता क्या थी? ये भी जो 1-2-3 बार प्रश्न पूछा गया है। प्रांतीय स्वायत्तता, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति। तो यहाँ पे जो है कि क्या थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति। अभी हमने जो है कि इस चीज को देखा है, और अभी इस चीज को देखा है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करें, क्योंकि अभी हम लाइन बाय लाइन, लाइन टू लाइन सारी चीजें यहां पे हमने देखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत शासन किसके पास चला गया था? तो ब्रिटिश क्राउन के पास। ब्रिटिश क्राउन के पास। किसके पास चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के पास। अभी मैंने बताया रेलवे ग्रुप डी 2018 में, यूपी टेट आपका 19 में, एसएससी 2020 में बार बार ये प्रश्न जो है कि आपसे पूछा गया। और भी बहुत, देखिए यहाँ पे कम ही लिखे हैं, लेकिन ये पूछे और भी बहुत सारे एग्जाम में गए हैं, है ना? ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष जो है कि लागू किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार को देखते हैं तो ये 1909 में जो है कि हमें देखने को मिलता है। 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? संघीय जो है कि व्यवस्था, द्वैत शासन, पूर्ण स्वतंत्रता, निर्वाचन। तो यहाँ पे जो है कि ये थी क्या? डायरची, द्वैत शासन की यहाँ पे बात की गई थी। अब देखिए, अब क्लास करने के बाद जो है ना, कंटेंट की पूरे क्लास अच्छे से देखने समझने के बाद ये जब क्वेश्चन पे आएंगे तो बहुत आसान लगने लगेगा, है ना? चलिए, 1935 के अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? अब ये देखिए, एसएससी 2011 में, यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में, यूपी टेट जो है कि आपका 18, 19, 20, एसएससी सीजीएल 2019 में बार बार ये प्रश्न जो है कि पूछा गया। पूर्ण स्वराज, संघीय ढांचा, एकात्मक प्रशासन, शिक्षा में सुधार की बात की गई थी। तो यहाँ पे संघीय ढांचे की बात की गई है। किसकी बात की गई है? संघीय ढांचे की बात की गई है ना? फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से शुरू हुई थी? तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में, यूपी टेट 2020 में, झारखंड पीसीएस 2021 में, एसएससी 2022 में बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? ये भारत प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई है। तो 1935 के द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए आगे। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? तो अभी हमने देखा कि कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 में। 2 बार पूछा गया है। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हो गया था। 1947 में पारित हो गया था। भारत में द्वैत शासन किस स्तर पे लागू किया गया था? सबसे पहले तो यहाँ पे प्रांत स्तर पे लागू किया गया था। केंद्र स्तर पे बाद में लागू किया गया था। किस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र में विधायिका बनी थी? केंद्र में विधायिका बनी थी, किस अधिनियम के तहत बनी थी? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही विधायिका का निर्माण हो गया था। भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब हुई थी? तो पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत 1909 का जो है कि अधिनियम के द्वारा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एमपीपीसीएस, यूपी टेट दोनों में पूछा गया प्रश्न है। संविधान सभा का गठन किस योजना से हुआ? तो कैबिनेट योजना से हुआ। किसके तहत हुआ था? कैबिनेट योजना के तहत हो गया था। ठीक है, अभी हमने देखा इस चीज को। 1935 अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 3। अभी हम ये देखिए, ये टेट में ना ये जो छोटे छोटे एग्जाम है, इसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं जो जल्दी कहीं मिलता नहीं है ना? चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 73 में। चलो, आसान है बहुत। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 84 में, 1784 में। 1784। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? ये थोड़ा सा जो है कि अच्छा जो है कि है, तो किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। और 1909 को किससे जानते हैं? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। वो भी आएगा कहीं होगा तो। भारत में पहली बार विधि निर्माण की शक्ति केंद्रित की गई थी तो 1833 एक्ट के द्वारा।
1919 के अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चलो आगे। 20 भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में है ना? ठीक है, भारत में, सही है। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। पहली बार किसके द्वारा? तो अभी हमने देखा लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा एनडीए में पूछा गया प्रश्न है ये। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? भारत शासन अधिनियम। अब यहाँ पे दो प्रश्न है, यहाँ पे दो प्रश्न है। ये एक प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न है। ये एक प्रश्न है और ये एक दूसरा प्रश्न है। ठीक है ना? दो प्रश्न है। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष हुआ था? तो इस तरीके से देखते हैं तो दो बार हुआ था, एक में हुआ था और एक जो है कि 1945 में हुआ था। तो अंतिम बार 1945 में हुआ था, जबकि ए और सी दो होना चाहिए, तो ए और सी देख लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अब इससे आपको पता चलना चाहिए कि किस लेवल पर जो है कि काम हो रहा है। वैसे ही आप जो है कि जब डेमो देखेंगे ना, इतिहास का डेमो देखेंगे, तो इतिहास का जब डेमो देखेंगे तो वहां पे भी आपको ऐसे ही काम जो है कि हुआ दिखेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ संघ की बात करें है ना, संघीय व्यवस्था की बात करें, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इतना हिंट देने के बाद आपको याद आ गया होगा किसमें बात की गई है। किसमें बात की गई है? 1935 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? ये यूपीपीसीएस 2008, यूपीएससी 2012, यूपीपीसीएस 2014 बार बार जो है कि प्रश्न पूछा गया है। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1852, इसकी बात यहाँ पे की गई है। तो भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम स्पेस द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे भी दो प्रश्न है, यहाँ पर भी दो प्रश्न है। ठीक है, एक तो ऊपर वाला प्रश्न है, दूसरा एक ये प्रश्न है और दूसरा ये प्रश्न है, सेम टू सेम है ना? थोड़ा सा अंतर है, लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर बनेगा। भारतीय संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम स्पेस द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो वही है 1935 सी, 25 का सी। चलिए, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद। तो सचिव का पद के बारे में देखते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? अब देखो, एसएससी में ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं खतरनाक, क्या ही किया जा सकता है ना? तो भारत शासन अधिनियम 1858 में। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसमें 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित करने की बात की गई थी। तो यह है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। स्पेस का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है।
ठीक है, तो 1792, ठीक है 1792। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, एक मिनट थोड़ा सा देख लें क्या कह रहा है ये। नहीं नहीं, ये गड़बड़ हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे ध्यान कहाँ था। ये फिट्स इंडिया एक्ट है ना 1784, सॉरी 1784। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य प्रावधान क्या था? चार्टर एक्ट 1813, व्यापार समाप्त करना, कंपनी का एकाधिकार समाप्त करना, न्याय सुधारना, शिक्षा। तो यहाँ पे बात होगी है किसकी? कंपनी का एकाधिकार को समाप्त करना 31 का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड विलियम वेंटिक। अच्छा यहाँ पे वो नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, अब नहीं पढ़ा हुआ है बट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी पर नियंत्रण। 1773 के एक्ट के तहत पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। कुछ चीजें जो है कि यहाँ पे रिपीट कर दी गई है, लग रहा है कि कुछ प्रश्न। चार्टर एक्ट 1853 का मुख्य प्रावधान क्या था? शिक्षा, न्याय, नहीं 35 है ना, सिविल सेवा परीक्षा मुख्य विषय था। 36 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में एक्ट से क्या हुआ? तो कंपनी का शासन समाप्त हो गया। कंपनी का शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया, ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया। 37 भारत परिषद अधिनियम 1861 का उद्देश्य क्या था? शिक्षा, भारतीयों को शामिल करना, प्रशासन में शामिल करना, भारतीयों को प्रशासन में शामिल करना। ये बात यहाँ पे बात की जा रही है बेसिकली, तो भारतीयों को प्रशासन में शामिल करना, ये सही है 61 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1892 का मुख्य प्रावधान क्या था? चुनाव प्रणाली, न्याय, भागीदारी बढ़ाना, है ना, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना सुनिश्चित करना। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1909 में, 1935 में, 1947 में, 1919 में। अभी जितना हम लोग डिस्कस किए हैं उतने से आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाना चाहिए 1919 में, है ना। मार्लेमेंटो सुधार 1909 में। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए आगे चलते हैं। 1919 एक्ट की मुख्य विशेषता क्या थी? 1919 की मुख्य विशेषता के द्वैत शासन, शिक्षा। तो 40 की बात की जा रही है ना, तो 40 की बात करते हैं, तो यहाँ पे ए द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन। उद्देश्य 1946 प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू, चाचा नेहरू ने प्रस्तुत किया था, पंडित नेहरू। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो यहां पे बात की जा रही है, लागू होने की बात की जा रही है ना, ठीक है। हाँ ठीक है, लागू होने की बात की जा रही है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, मतलब लागू नहीं हुआ था पूर्ण रूप से, अपनाया गया था। तो इसमें आप कह सकते हैं 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 जनवरी 1946। तो अपनाने की बात की गई, तो जैसे बना वैसे ही अपना लिया गया था, है ना। वैसे ही तुरंत प्रभाव से नागरिकता से संबंधित कुछ जो है ये कानून थे, तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए थे। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक, तो यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, पार्लियामेंटो सुधार 1909, है ना, 1900, यहीं पे इसको शामिल कर लिया गया था 1909 में। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी? संघीय न्यायालय की बात की गई, तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए
भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है कि स्थापित हुआ था? 37 में, है ना। अरे 1935 में बात की गई थी संघीय न्यायालय की व्यवस्था करने की, और 1937 में लागू कर दिया गया, बन गया था, ये मैंने आपको बताया था अभी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन डायआर्ची सिद्धांत किससे निर्दिष्ट है? दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्यों की सरकारों की सुरक्षा। केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनों में विभाजित करना नहीं भैया, शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा। 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। अच्छा, 2 शासन समुच्चय, एक लंदन और एक दूसरी दिल्ली, नहीं है ऐसी भी बात दी है। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषय को 2 वर्गों में बांटना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व व अनारक्षित ट्रांसफर विषय के अंतर्गत बांटे गए थे। तो बांटे गए थे तो यहाँ पे देखेंगे न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व, पुलिस, तो ये शामिल नहीं था, बाकी 3 शामिल था। तो 3 देख लो, 1 3 4, 1 3 4 देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्थानीय प्रशासन किसके पास था? राजा के पास, राजा के पास था। किस अधिनियम के प्रांतों में किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की थी, ठीक है। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। आगे, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, द्विसदनीय बनाई गई थी किसके द्वारा? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरओ में प्रश्न पूछा गया 2021 में। भारत शासन अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो गया, ये भी सही है, मैंने अभी बताया, तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंस की व्यवस्था की गई थी? चैम्बर ऑफ प्रिंस की व्यवस्था की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किससे प्रेरित है या किसमें जो है कि दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में बात की गई थी। अभी हमने सारा कुछ देखा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1909 का भारत शासन काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 55 भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? किसमें उल्लिखित? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो लिखित है उसी आधार पर किया गया है। वहां पे भी हमने इस चीज को आपको बताया था, ठीक है। निम्नलिखित में से एक भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से एक नहीं है। अब यहाँ पे इस चीज को देखना है थोड़ा सा। तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान हाँ है, बिल्कुल है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किया नहीं, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को अवशिष्ट नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 57 आगे देखा जाए। 57 एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास थी। भारत
शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी? कैसा था? भारत संघ, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया या फेडरल ऑफ इंडिया, ये था। आज भी फेडरल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। 60 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण व और अस्थायी अवयव नहीं है? नहीं है, यहाँ पे भी देखना है नहीं है। तो देश के लिए लिखित संविधान, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बात यहाँ पे नहीं की गई है। 1961 61 प्रश्न क्या 61 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। हाँ, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो यही है 1935 का आया था, इसके द्वारा अलग हो गया था, है ना। तो इस तरीके से प्रॉपर हमने जो है कि जितना कंटेंट हो सकता है वो कंटेंट देखा डेमो के रूप में, साथ ही साथ उससे पूछे गए प्रश्न और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे जो है कि संभावना है, वो सारी बातें हमने यहाँ पे देख ली है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई आपका सजेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।